हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू हम अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या कौन सा क्वेश्चन नीट 2025 में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी साथ में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखना है और जहां पे भी मैं आपको बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछा जा सकता है या ये पार्टिकुलर मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है, उसको आपको अलग से एक कॉपी पे नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप इजीली सोल्व कर पाए और अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। देखो भाई, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स ये आपके क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट 2 चैप्टर हैं। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अमाइंस से आपके एग्जाम में हर साल कम से कम 2, 3 या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वहीं बायोमोलिक्यूल से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। यानी हम ये बोल सकते हैं इन दोनों चैप्टर से कम 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए। यानी अगर दोनों चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो यहां से आपका नीट 2025 के लिए 16 मार्क्स का काम हो जाएगा। और जो इस वीडियो को देख के जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये भी बता दूंगा, एग्जामिनर क्या मिस्टेक करा सकता है वो भी बता दूंगा। तो जब इस वीडियो के बाद आप एग्जाम में जाएंगे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा और आप 16 मार्क्स आप अपने इजीली बढ़ा पाएंगे। और जो बच्चा एग्जाम में 16 मार्क्स बढ़ा लेता है, आप ये मान के चलें वो कम से कम 15,000 रैंक आगे चला जाता है। 15,000 रैंक आगे जाने का मतलब क्या है कि अगर आप लास्ट कॉलेज में एडमिशन पाने वाले थे तो 15,000 रैंक बढ़ा करके आप एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। तो प्लीज इन दोनों चैप्टर को इग्नोर ना करें, बल्कि अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, इनकी एनसीईआरटी पे फोकस करें और कंप्लीट एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। तो देखो, आज हम कौन से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जानते हैं ये हमारे केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट के 50 क्वेश्चन है और टेस्ट कौन सा है? अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल का। केयर टेस्ट सीरीज के बारे में आप सब जानते हैं, बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ रिवीजन टेस्ट और मेजर टेस्ट भी मिलते हैं, जिनके वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कराता हूं, आपकी मिस्टेक्स बताता हूं, कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन को सोल्व करने के आसान मेथड बताता हूं। इसके साथ ये भी बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए। तो ये सारी बातें जब मैं बच्चों को सिखाता हूं, बच्चे केयर टेस्ट को अटेम्प्ट करके उसके वीडियो सॉल्यूशन देख के नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। अगर अभी तक आपने केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप भी बीवाइज ऐप डाउनलोड करें और बीवाइज ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके पहले टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखें, तभी इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 10th, 12th, 18th, 21st, 23rd, 25th, 28th, 29th, 31st, 34th, 38th, 39th, 44th, 45th एंड 47th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। नोट करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको लिख रहे हैं, इसका मतलब ये दोबारा से अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आप ओनली ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इनमें जो भी आपसे मिस्टेक हो या सोल्व ना कर पाए उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। करें अब स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज आर यूज्ड इन द गिवन रिएक्शन। भाई, नाइट्रोबेंजीन से अगर हमें एनिलीन बनाना है तो हम क्या यूज करें? इसका रिडक्शन कैसे करेंगे? इसका रिडक्शन करने के लिए हम यहाँ पे 3 मेथड यूज करते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो H2PD के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, या हम यूज कर सकते हैं SN+HCl या Fe+HCl भी यूज किया जा सकता है। तो इन तीनों को यूज कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा
4। अब देखो इनमें से जो Fe प्लस HCl है ये प्रीफर किया जाता है, क्योंकि जब FeHCl नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeCl2 में, जो हाइड्रोलिसिस होने पर वापस क्या देने लगता है, HCl देने लगता है। यानी इस रिएक्शन में आपको HCl स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बस स्टार्टिंग में इनिशियली आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, फिर इसके बाद ये FeCl2 के हाइड्रोलिसिस से बार बार रीजनरेट होता रहता है। सो Fe प्लस HCl इज प्रीफर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, यहां से असर्शन रीजन बन सकता है। क्या असर्शन रीजन आएगा, एग्जामिनर बोल सकता है फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन Fe प्लस HCl इज प्रीफर्ड ओवर Hn प्लस HCl। असर्शन सही हो गया, रीजन लिख के दे देगा FeCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव HCl, ये लिख दिया। अब बच्चे सोचेंगे यार बिल्कुल सही है, बिकॉज लगा के देखेंगे बीच में, है ना, और वो करेक्ट करके आ जाएंगे उसको, लेकिन मिस्टेक क्या हो जाएगी, FeCl3 नहीं बनता, यहाँ पे FeCl2 बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है, ना कि फेरिक क्लोराइड। यह आपको ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम में एग्जामिनर आपसे जो मिस्टेक करा सकता है वो मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज में साथ के साथ बताते चलता हूं, और यही बेनिफिट है केयर टेस्ट को अटेम्प्ट करके एग्जाम में जाने का, फिर बच्चों की मिस्टेक नहीं होती और 180 आउट ऑफ 180 करके आते। तो पहले आप टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखा करो, जिससे आपको पता चल जाए कि आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहां से असर्शन रीजन क्या आ सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2025 के लिए, ठीक, और एग्जाम में आता है तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स सेकेंडरी अमीनो ग्रुप एड्रेनलिन। एड्रेनलिन में क्या होता है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, आपके एनसीईआरटी में पहले पेज पे लिखा है, और मैंने जैसा बोला यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। हालांकि नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट हो सकता है कि एग्जामिनर आने वाले टाइम पे ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी जरूर पूछे, तो आपको इसको याद करना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, और ये हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। कर लेंगे भाई आराम से, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, इसके अलावा बाकी भी और जो लाइन्स एनसीईआरटी की वो भी देख लेते हैं। देखो ये देखो, ये आपके अमाइंस की एनसीईआरटी है। इंट्रोडक्शन में देखो, ये आपके कृष्णा बैच की एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ है, इसमें मैंने 4 लाइन हाईलाइट कर रखी है। यहां से ऑलरेडी जेईई मेंस तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है नीट 2025 में नीट एग्जाम में भी पूछा जाए। क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले देखो, 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एड्रेनलिन एंड एफिड्रिन बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप आर यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों का क्या काम है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना, और इनमें कौन सा अमीनो ग्रुप पाया जाता है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट, नोवोकेन इज सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। नोवोकेन को डेंटिस्ट्री में एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेनाड्रिल ए वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आल्सो कंटेन्स टर्सरी अमीनो ग्रुप। बेनाड्रिल में कौन सा अमीनो ग्रुप होता है, टर्सरी अमीनो ग्रुप होता है, और ये क्या है, एंटीहिस्टामिन है, ठीक। नेक्स्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट। जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं उनको सर्फेक्टेंट बनाने में उनको सर्फेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे लिखा, डायजोनियम सॉल्ट्स आर इंटरमीडिएट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इंक्लूडिंग डाइज। ये जो डायजोनियम सॉल्ट्स के इंटरमीडिएट होते हैं वो डाइज वगैरह बनाने में काम आते हैं, ठीक। ये एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए भाई, आगे इसके बाद क्या आएगा, आगे बढ़ो फिर। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। भाई ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखो इसने क्या बोला कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन ए के साथ कराई, एक्स बनेगा, फिर उसकी वाई के साथ कराई, सॉरी बी के साथ कराई, वाई बनेगा, फिर सी के साथ कराई तो इथाइल अमीन बनेगा। तो ये तो पक्का हो गया, इसमें ना आपको जो आपका रिएक्टेंट है उससे एक कार्बन कम करना है। तो एक कार्बन कम करना तो कहीं ना कहीं पक्का ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड की तरफ इशारा कर रहा है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड कहां कहां दिया है, एक तो इस ऑप्शन में आपको दिया है फर्स्ट में, और एक थर्ड में दिया है, ठीक। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होने वाली है, लेकिन अगर यहां पे हम करें पहला HCl के साथ रिएक्शन कराएं एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड की, तो ये तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो फर्स्ट तो आंसर मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। एक बार आप थर्ड में चेक करो, थर्ड में ये क्या दिया है, SOCl2। अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी प्रोपेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। एसिड हैलाइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन NH3 के साथ अगर आप कराएंगे, ये B हो गया आपका, ये A था, ये X बना, ये B के साथ रिएक्शन कराई, Y बनेगा, क्या बनेगा, ये प्रोपेनामाइड बन जाएगा,
प्रोपेनामाइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, Br2KOH के साथ कराते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, YC के साथ रिएक्शन करके इथेनामाइन बना देगा। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। आंसर इज थर्ड। ABC रिस्पेक्टिवली क्या आ गया, थर्ड वाला सही है। ठीक, हमें हिंट मिला था Br2KOH से, फिर हमने देखा पहला HCN तो रिएक्शन करता नहीं है एसिड के साथ, तो फिर सीधा SOCl2 से हमने रिएक्शन करा के देखी, हमारा बिल्कुल सेट बन गया। तो आंसर इज थर्ड। ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखो भाई, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है आप सब अच्छे से जानते हैं। देखो, जब हम थैलीमाइड की रिएक्शन, दिस इज थैलीमाइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ कराते हैं, फॉलोड बाय एल्काइल हैलाइड, और देन इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जैसे NaOH के साथ कर दो पार्शियल, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करना होता है ना, मेन पॉइंट ये है, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक, फिर ये क्या बन जाता है, यहाँ पे प्राइमरी अमीन बनता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनेगा। ये ध्यान रखना, अभी आपको समझ भी आ जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनता है, इसमें एरोमेटिक अमीन नहीं बनता है। साथ में ये फिर आपका थैलिक एसिड बनेगा और उसका सोल्ट बन जाता है। वो एक्स्ट्रा अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे लिख लो। अगर NaOH यूज किया ना लास्ट में तो यहाँ पे आ जाए। ठीक, और KX प्लस वाटर। ठीक, अब इस रिएक्शन में देखो क्या होता है। सबसे पहले जब आप KOH की रिएक्शन कराएंगे ना, ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ पे जब जैसे ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सोल्ट बन जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड, है ना, ये बन गया सोल्ट। अब ये RX की रिएक्शन करानी, देखो ये अल्काइल हैलाइड है, तो ये न्यूक्लियोफाइल काम करते हुए इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा और ये NSR रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा, देखो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, ये N यहाँ पे ये R जुड़ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये ऐसे आ जाता है H, सॉरी इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, सॉरी ये ONaH ये ऐसे दिखा दो, हाइड्रोलिसिस होगा, फिर NaOH एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमीन। अब यहाँ पे ना आप ये तो कर सकते हो यूज, लेकिन अराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इजीली NSR रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अराइल अमाइन नहीं बन सकता। तो किसके लिए यूज करते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनाने के लिए यूज करते हैं। आंसर इज थर्ड। ये भी आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है उसने जल्दी से सोल्व कर लिया होगा, और इसके बहाने मैंने आपको पूरी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन भी रिवाइज करा दी। ठीक, तो ऐसे रिवीजन हो जाता है अपना पूरा ना, रीजन पता भी चल जाता है। अब यहाँ से एग्जामिनर आपसे असर्शन रीजन ही पूछ सकता है। भाई क्या असर्शन रीजन आ सकता है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा, जैसे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या करेगा भाई, वो बोल देगा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बट नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। असर्शन सही है, रीजन में क्या लिख देगा, अराइल हैलाइड डजंट अंडरगो NSR इन नॉर्मल कंडीशन। रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे ये NSR नहीं देगा ना अराइल हैलाइड, इसलिए आपका अराइल अमीन नहीं बन रहा। ठीक, कर लेंगे नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसका यूपीएससी ने बताना। देखो यहाँ पे ना ये इसने क्या कर रखा है, ये C2H5, ये N, ये C2H5, ये CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4। ठीक, यही मैंने चेन क्यों सिलेक्ट की, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन की सबसे बड़ी चेन है, और इसमें नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो नाइट्रोजन के 2 लगे इथाइल, NN डाई इथाइल लिख दूंगा, और इसको क्या लिख दूंगा, डाई इथाइल लिखने के बाद ये ब्यूटेन 1 अमाइन कर देंगे। समझे या नहीं समझे? ठीक, हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, अच्छा इसका नेम बता दो, NN डाइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। आंसर इज 3, इसका आंसर आ गया 3, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अलोंग विद देयर पीकेबी वैल्यूज। यहाँ पे अमाइंस दे रखे, मिथेनामाइन दे रखा है, N मिथाइल मिथेनामाइन दे रखा है, बेंजीनामाइन दे रखा है, फिनाइल मिथेनामाइन दे रखा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और उनकी पीकेबी वैल्यू दे रखी है। आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। तो पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर देखना क्या है, पीकेबी वैल्यू सबसे कम किसकी है,
सबसे कम है आपकी सेकंड की, उससे ज्यादा किसकी है फर्स्ट की, उससे ज्यादा है फोर्थ की, और सबसे ज्यादा है थर्ड की। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज सेकंड इज एन मिथाइल मिथेनामाइन। आंसर फोर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी कर सकता है इसको आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम्स में आता रहता है। देखो ये पूछ रहा है कि इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना आपको। तो देखो सबसे पहले एनिलीन में यहाँ पे लोन पेयर क्या है, लोकल डी लोकलाइज है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे पिरिडिन में लोकलाइज होता है, रेजोनेंस में नहीं होता, और ये भी रेजोनेंस में नहीं है, ये भी प्योर लोकलाइज्ड है। और यहाँ पे एन ये पिरिडिन का पायरोल का लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज्ड है और एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो एरोमेटिसिटी में जो इन्वॉल्व है वो तो इजीली अपना लोन पेयर देना ही नहीं चाहेगा बेस, ठीक, तो उसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो फोर्थ की तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, ठीक, सबसे कम हो गई। उससे ज्यादा किसकी रहेगी, उससे ज्यादा रहेगी, अच्छा डी लोकलाइज वालों की लोकलाइज से कम होगी, तो फर्स्ट और फोर्थ की सेकंड और थर्ड से कम होगी। अब फोर्थ की सबसे कम है तो फर्स्ट की से ज्यादा हो जाएगी। अब कंपेयर करो लोकलाइज्ड में सेकंड और थर्ड, इसमें नाइट्रोजन क्या है sp2 है, इसमें sp3 है, तो नाइट्रोजन sp2 की थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन sp3 से कम हो जाएगी, थर्ड की ज्यादा होगी, सेकंड की कम होगी, ये ऑर्डर आ जाएगा, थर्ड की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड, उससे कम फर्स्ट, उससे कम फोर्थ। आंसर इज 2, ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ये हर एग्जाम में आ चुका है, इवन ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है, जेईई मेंस, एम्स, आईआईटी एडवांस सब जगह आ चुका है, तो रिपीट होगा, तो इसमें कोई हमें अलग वो बोलने की जरूरत नहीं कि ये क्वेश्चन नीट 2025 में आएगा या एज इट इज आ सकता है। सब समझते हैं क्वेश्चन हर साल आता है, हर कोचिंग में हर टीचर कराता है, हर बच्चा पढ़ता है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखा C3H9 and when treated with nitrous acid give alcohol, okay, N2 gas was evolved, A on warming with chloroform and caustic potash gives C, which on reduction gives isopropyl methyl amine। देखो पता क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड है A है C3H9N, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, ये किसके साथ कराई इसने पहले, नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, तो बोल रहा है ये एक तो N2 गैस देगा और एक ये अल्कोहल देगा, तो 101% ये प्राइमरी अमीन है। क्या है ये, प्राइमरी अमीन है। अब प्राइमरी अमीन के तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, कौन सा, CH3CH2NH2 भी हो सकता है, और ये भी तो हो सकता था CH3CH3 आइसोप्रोपाइल अमीन भी हो सकता है। अब ये सोचना कि कौन सा अमीन है, तो ये देखो यहाँ पे ये पक्का RNH2 हो गया, मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ये RNH2 है, तो ये क्या बनाएगा, R अल्कोहल बनाएगा, ठीक। अब इसकी रिएक्शन बोल रहा है कि अगर क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा, जैसे NaOH वगैरह के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा, कास्टिक पोटाश दे रखा है इसने, KOH दे रखा है, ठीक। अगर इसके साथ कराते तो आपको पता है ये RNC बनाता है, ठीक, ऐसे, जिसका रिडक्शन करने पे क्या बोल रहा है, रिडक्शन करो, इसका रिडक्शन कर दिया तो क्या बन जाएगा, उसने क्या बोला, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन, यानी ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और एक मिथाइल लगा इसके नाइट्रोजन के, ये बन गया, तो इसका मतलब दिस इज R ग्रुप और दिस इज R ग्रुप, तो यहाँ पे ये रहा होगा ऐसे, ये बना होगा इसका पक्का, है ना, और यहाँ पे भी यही रहा होगा ऐसे, CH3CH, R ग्रुप क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया ना, और ये अल्कोहल ऐसा बना होगा, ठीक, यानी ये वाला नहीं है, ये वाला सही है, ठीक, समझ आया, कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ना के फोर्थ। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम आ सकता है एग्जाम में, है ना, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। मैं बोल देता हूं रिवाइज फॉर नीट 2025, नीट 2025 के लिए आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इसका आंसर फर्स्ट आ गया, आंसर फर्स्ट है, और ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक। अब देखो मैं दोबारा बता देता हूं, क्या भाई अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2025 में आ सकता है, क्या है, पढ़ो एक बार,
inorganic compound C3H9Na when treated with nitrous acid gave a alcohol and N2 gas was evolved. A on warming with chloroform and caustic soda gave C, which on reduction gave isopropyl methyl amine. ये बोल रहा है जब हम इसकी एक ही रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HNO2 के साथ, अल्कोहल बनेगी, N2 गैस बनेगी, और A क्लोरोफॉर्म KOH के साथ क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है जो रिडक्शन करने पे आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन देता है। ठीक, यहाँ पे हमें बताना है कि ये A क्या है। तो देखो ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये HNO2 के साथ अल्कोहल बना रहा है तो ये प्राइमरी अमीन है, लेकिन प्राइमरी अमीन तो 3 कार्बन का N प्रोपाइल अमीन भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल अमीन भी हो सकता है, तो कौन सा है, तो उसका हिंट मिलेगा हमें यहाँ से। जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उसने क्या बोला, ये आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन बन रहा है। तो आपको पता है कास्टिक सोडा के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, आइसोसाइनेट बनाएगा, और आइसोसाइनेट आपका सेकेंडरी अमीन बनाएगा। सेकेंडरी में एक तो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, और आर ये उसने आइसोप्रोपाइल बोला है तो यानी आर यहाँ पे क्या रहा होगा, आइसोप्रोपाइल रहा होगा, तो आइसोप्रोपाइल अमीन था ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल अमीन फर्स्ट। तो ऐसे अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें कुछ नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, देखो जो भी आपका मन करे वो नोट कर लिया करो पॉज करके, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ केयर टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन आपको नीट 2025 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी नोट करना जल्दी कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेनामाइड। देखो एसिटामाइड 2 कार्बन का अमाइड है और इसका हमें क्या बनाना है, मिथेनामाइड बनाना है, यानी इसमें से 1 लेस कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अमीन बनाना है। तो इसके लिए आप जानते हैं बेस्ट रिएक्शन कौन सी है, Br2 + KOH, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये तो सभी जानते हैं, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता है, हर साल ये किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, 9th हो जाएगा भाई ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The stability of air in diazonium ion is explained on the basis of resonance. Which of the following resonating structure is incorrect? देखो क्या करना है, आपको पता है जब हम एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NaNO2 + HCl के साथ कराएंगे एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या बनता है, ये बनता है आपका डायजोनियम सोल्ट। ठीक, ये बन जाएगा N2+ और Cl-। ठीक, ये बन जाता है। ये क्या है, स्टेबल एट लो टेम्परेचर है ना, और वाटर सोल्यूबल होता है क्योंकि इसमें ये क्या है आपका आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं क्या बन रहा है हमारा, सोल्ट बन रहा है, इसमें कैटायन आयन है। ठीक, तो अब देखो इसकी रिएक्शन अगर कराएंगे कि रिएक्शन नहीं सॉरी, ये स्टेबल क्यों होता है, देखो अल्काइल डायजोनियम सोल्ट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अराइल डायजोनियम सोल्ट स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपका ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, अब इसमें बेंजीन ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड ये एक पाई बॉन्ड आगे चला जाएगा, तो आप इसका ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस पे माइनस इस पे प्लस ही रहेगा और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, फिर ये आगे रेजोनेंस करेगा, ये ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते चलेंगे। ठीक, यहां प्लस आ जाएगा, फिर आगे रेजोनेंस कर जाएगा, ये ऐसे यहां रेजोनेंस कर जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, फिर वापस ये यहां रेजोनेंस करेगा, ये यहां आ जाएगा, और ये ऐसे स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है, ये आपको देखना है। अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें, इस स्ट्रक्चर में देखो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड भी बना दिए, ऐसे 3 बॉन्ड और 2 ये बना दिए। क्या ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी बना सकता है, नहीं बना सकता, तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आंसर आ जाएगा 3। बाकी सारे सही, ये 4 बना रहा है, ये 4 बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, बाकी तो इनमें से 3 स्ट्रक्चर आप ये बना रखे, ये वाला और ये वाला, ये तीनों दे रखे, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। ये आपका ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप आराम से कर सकते थे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आप बोलेंगे कि नीट 2025 में आ सकता है ना भाई, क्यों आ सकता नीट 2025 में, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई ये जो आपके डायजोनियम सोल्ट्स है
इसका कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है, या तो डायजोनियम सॉल्ट्स की थ्योरी पे आ जाए या उसकी रिएक्शंस पे आ जाए। अब लगभग हर साल आपके एग्जाम में डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो एग्जामिनर थ्योरी से ही पूछ सकता है क्या भाई, जब डायजोनियम सॉल्ट बनता है वो स्टेबल होते हैं। देखो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अराइल डायजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे करते हैं, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बना रखे हैं जो एनसीईआरटी में भी है। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। ये फर्स्ट ये वाला, ये वाला, ये वाला आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड वाला नहीं बनेगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के 5-5 बॉन्ड बना रखे हैं, ये मिस्टेक कर रखी है। कर देंगे भाई, तो ये बना के देख लेना चाहिए एक बार आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट बी इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, ठीक, नीट में आ सकता है, ठीक, नीट 2025 में आ सकता है। तो इसमें क्या देखो, जब हम ये पैराटोलिडिन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, AC2O यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो जैसे एसिड एनालाइड बनता है वैसी रिएक्शन है ये, जैसे ये हो गया एसिड एनालाइड, बस इसके पैरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। अब Br2ACOH यानी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और इसमें Br प्लस आएगा कहाँ पे, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, जैसे वैसे जनरली क्या पैरा पोजीशन पे आना चाहिए था अगर ओनली एसिड एनालाइड रहता, क्योंकि पैरा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, बट ये ब्लॉक्ड होने के कारण अब कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा। बताओ कौन सा आंसर आया, आपका आंसर अब आ जाएगा ये वाला, सेकंड वाला। अच्छा इसमें ना ये बॉन्ड जो है ना इसमें थोड़े सही नहीं दिख रहे आपके, थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे, ये सारे थोड़ा सा उधर शिफ्ट होंगे, आपको ऐसा लग रहा हो कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, थोड़ा इधर शिफ्ट होंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है ना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सब बच्चों ने कर भी रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन पहले हम HbF4 के साथ कराते हैं। HbF4 के साथ क्या बनता है, यहाँ पे ये आपका सोल्ट बनेगा, ठीक, ये स्टेबल होता है, ये अप टू रूम टेम्परेचर स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण इसलिए अगर इसको क्या करना पड़ता है, आगे आपको हीट करना पड़ता है। अगर आप हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट AIEEE में आ चुका है। यहाँ पे N2 गैस बनेगी प्लस साथ में BF3 रिलीज हो जाएगा, है ना, समझे। और इसकी रिएक्शन अगर हम NaNO2 के साथ कराएं, NaNO2 के साथ कॉपर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता बल्कि नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, और ये नाइट्रोबेंजीन बनाने का अच्छा मेथड है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए एनसीईआरटी में है, आपके नीट एग्जाम में नीट 2025 में आ सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। कर लेंगे भाई, अगर आता है तो आराम से हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया, इसने पूछा था ये वाली रिएक्शन, यानी ये हमारा आंसर है, आंसर नाइट्रोबेंजीन, आंसर इज सेकंड, आंसर इज सेकंड, आंसर इज सेकंड। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, कहीं सोचो कि ये क्या है, ठीक, आंसर इज सेकंड। और ये हमारा कौन से एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, कौन से अटेम्प्ट का है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेंगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द रिएक्शन ए इज, ए पूछ लिया अब इसने क्या है। देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप है, और ये आपका डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक। तो अब सीधी सी बात बताओ, ये हटाकर यहाँ पे आपको H लाना है, तो इसमें तो आपको पता है या तो इथेनॉल यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं, या आप H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज करते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या, आपको रिएक्शन जरूर याद होगी सबको, जब हम डायजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, इथेनॉल के साथ कराते तो यहाँ बेंजीन बनता है, बेंजीन के साथ और क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड बनता है। इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड में और डायजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा किसमें, बेंजीन में। हम सब अच्छे से जानते हैं। साथ में क्या बन जाएगा, N2 गैस बनेगी और HCl बन जाता है। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगर यही रिएक्शन आप यहाँ पे किसकी कराएंगे, किसकी कराते हैं, H3PO2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, बेंजीन बन जाएगा। और फास्फोरस यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है,
H3PO3 प्लस 3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और साथ में N2 गैस वगैरह बन जाएगी, है ना। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे भाई? ठीक, ये दोनों रिएक्शन आप एक बार एनसीईआरटी में भी देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये एग्जाम में काम जरूर आएगी, चाहे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन रिएक्शन पक्का आएगी। देखो ये तो मैं आपको वो करवाया था, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये हो गई। और इसके बाद और देखो सारी चीजें करवा दी, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, ये एज इट इज, ये प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये टेबल से पीकेबी वैल्यू का क्वेश्चन आ चुका अपने पेपर में अभी तक, है ना। अच्छा ये करवा दिया मैंने आपको, नहीं ये वाला नहीं, ये तो एनिलीन का स्ट्रक्चर है, डाइजोनियम क्लोराइड के आगे आएंगे। एक शायद ये वाला था क्या, हाँ ये वाला एग्जाम्पल करा दिया, एक आपको अभी सिखाया था, है ना, मैंने बताया था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, इसके अलावा और देखो इस ये वाला हो गया आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, और फिर आ जाओ अब रिएक्शन पे। ये वाली रिएक्शन मैंने अभी आपको कराई थी, अभी बताई, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये वाली रिएक्शन अभी मैं आपको करा रहा था, इथेनॉल के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनॉल, और H3PO2 H3PO3 में। तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, यहाँ पे फास्फोरस की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो किस में जा रहा है, तो ध्यान रखना +3 में। और इथेनॉल किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड में। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस में जा रहा है, बेंजीन में। तो ये सारी रिएक्शन जितनी भी है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको रिवाइज कराने की। अभी इससे पहले ये रिएक्शन कराई थी, देखो आपको कर लेंगे ना। ठीक, तो ये सारी रिएक्शन मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ टेस्ट के थ्रू, ये भी आपके आगे आ जाएंगे, ये ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, ये सारी रिएक्शन आपके आगे आने वाली है। ठीक, नेक्स्ट देखो इसमें और क्या आएगा। ठीक, कर लेंगे भाई ऐसे, ये हो गया। अच्छा इसमें HCl लिखना भूल गए, HCl लिख लो। आंसर क्या है इसका सीधा H3PO2 एंड वाटर आ जाएगा, आंसर 3। वेरी इजी क्वेश्चन, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि हम सारे एनसीईआरटी ऐसे कवर करते चल रहे हैं। ठीक, और इसमें देखना एक ये यहाँ पे ना, ये जो बनेगा N2 गैस तो बनेगी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, सो NaBF4, ये भी आप लिख लेना। कर लेंगे भाई? ठीक, नेक्स्ट ये हो गया आपका 13th। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए सेंडमेयर रिएक्शन। अभी देखो मैंने आपको दिखाया, ये दिखाया ना मैंने आपको, ये वाली रिएक्शन, ये देखो ये सेंडमेयर रिएक्शन है। जब आप बेंजीन, ये देख लो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है सारी इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन आ सकती है, वो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, या उसको कहीं ना कहीं बीच स्टेप्स में भी यूज कर सकता है। जैसे ये रिएक्शन आ गई, इनमें से कौन सी सेंडमेयर रिएक्शन नहीं, तो सेंडमेयर रिएक्शन हम 3 पढ़ते हैं क्या, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Cu2Cl2 HCl के साथ, Cu2Cl2 और HCl के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। Cu2Br2 HBr के साथ कराएंगे, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और CuCN HCl के साथ ये आपका क्या बन देंगे, बेंजोनाइट्राइल बनेगा, और सब में N2 गैस रिलीज होगी, ये होगी सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक, फिर इसमें देखो गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, जब आप इसकी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuHCl के साथ कराएंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, और साथ में N2 प्लस CuX, और CuHBr के साथ ये आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 और CuX। बाकी Ki के साथ रिएक्शन हीट कर दोगे तो इसको ये आपका आयोडोबेंजीन बनता है। तो ये सारी रिएक्शंस आपकी कवर हो गई। देखो एक एक रिएक्शन करवा दी मैंने आपको इसी टेस्ट में, और अभी तो अपना टेस्ट पूरा भी नहीं हुआ है ना। तो ऐसे रिवीजन हो जाता है, ये बेनिफिट मिलता है केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करने का। ठीक, कोशिश रहती पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करा दी जाए, क्वेश्चन में नहीं तो टेस्ट के सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक, अब देखो भाई मैं लिख ही देता हूं, लिख भी सकते हो आप चाहो तो। ये हमारा एक काम कर लो, एक काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ये लिख लो इसको ऐसे, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक, तो इसकी रिएक्शन अगर आप Cu2Cl2 HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, साथ में N2 गैस। या Cu2Br2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस। ठीक, और अगर CuCN KCN के साथ कराएंगे, ये बनेगा बेंजोनाइट्राइल प्लस N2 गैस। तो दिस इज सेंडमेयर्स रिएक्शन, सेंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक, और यही रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, CuHCl के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuX। और अगर इधर आप ये रिएक्शन CuHBr के साथ कराएंगे तो ये ब्रोमोबेंजीन
प्लस N2 गैस प्लस COX, ये गार्डरमैन रिएक्शन हो गई। ठीक है भाई। अब बताओ, ये पहली तो तीनों सेंडमेयर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाली आपकी गार्डरमैन हो गई, ये गार्डरमैन हो गई, है ना। कर लेंगे ऐसे, और ये सेंडमेयर रिएक्शन आपकी। आंसर 4। उसने पूछा कौन सी सेंडमेयर नहीं है, आंसर इज 4। फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो पूरा रिवाइज करा दिया, देख लो आपको, है ना। कर लेंगे भाई, ठीक। ये 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन रीजन है। ये देखो, Fe प्लस HCl प्रीफर्ड एज रीजेंट इन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन टू एल्केनामाइंस। अरे भाई ऑक्सीडेशन नहीं करते दोस्त, रिडक्शन करते हैं। असर्शन रॉन्ग। और जैसे ही असर्शन रॉन्ग हुआ तो आपके माइंड से एक प्रेशर हट गया कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आती है, ठीक। नेक्स्ट रीजन, आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रीफर्ड इन द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल सही है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है, नाइट्रोबेंजीन का जब भी हमें रिडक्शन करना है तो मेटल के साथ अगर रिड्यूस कराना है Sn प्लस HCl यूज करते हैं, या हम Fe प्लस HCl यूज करते हैं, इसमें आयरन स्क्रैप यूज किया जाता है तो एनिलीन बन जाता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये रिडक्शन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन में रिडक्शन। अब Fe प्लस HCl इज प्रीफर्ड, ये सही बात है। क्यों प्रीफर करते हैं इसको, because FeCl2 formed gets hydrolyzed to give HCl, ठीक। FeCl2 formed gets hydrolyzed to give HCl, तो HCl रीजनरेट होता रहता है, तो इनिशियली थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है। तो ये असर्शन रीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें तो असर्शन क्या है, करेक्ट, असर्शन रॉन्ग हो गया, रीजन करेक्ट हो गया, आंसर 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिख लो, नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में असर्शन रीजन आ सकता है। कर लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आता है तो, ठीक। आंसर 4, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है वैसे तो ये, ठीक है भाई। अब देखो, मैंने बोला ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में है, नीट 2025 में आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या असर्शन रीजन भी आ सकता है। क्या ध्यान रखना है, जब भी हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। तो रिडक्शन कैसे कराते हैं, या तो आप H2PD इथेनॉल के साथ कराओ, या मेटल के साथ भी रिड्यूस करते हैं। मेटल के साथ कैसे रिड्यूस करते हैं, Sn प्लस HCl के साथ या Fe प्लस HCl के साथ, ठीक। तो इसमें Fe प्लस HCl को प्रीफर किया जाता है। क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि Fe HCl के साथ जब रिड्यूस करेंगे नाइट्रोबेंजीन तो एनिलीन में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे Fe ऑक्सीडाइज हो जाता है FeCl2 में, फेरस क्लोराइड में, और फेरस क्लोराइड फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देता है, HCl देता है। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl चाहिए होती है, फिर ये रीजनरेट होता रहता है, तो इसलिए FeHCl प्रीफर किया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, असर्शन आ जाएगा ऐसे, फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन Fe प्लस HCl इज प्रीफर्ड ओवर Sn प्लस HCl। असर्शन सही है, रीजन लिख देगा FeCl2 गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू गिव HCl, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बस ये ध्यान रखना, ये FeCl2 बनता है ना कि FeCl3। ये मिस्टेक असर्शन रीजन में एग्जामिनर आपसे करवा सकता है। तो ऐसे में आपको केयर टेस्ट के थ्रू एक एक मिस्टेक बता देता हूं, जो बच्चे नोट कर लेते हैं एग्जाम में मिस्टेक नहीं होती, और फिर वो अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। तो केयर टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, उसके वीडियो सॉल्यूशन देखा करो, जहां मैं लिखता हूं नीट 2025 में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज जरूर किया करो, ठीक। आगे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजन का क्वेश्चन ये भी, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनते हैं, पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलेमाइड रिएक्शन। देखो मैंने आपसे छोटी सी मिस्टेक करवा ली, यहाँ पे क्या मिस्टेक करवा ली, बच्चों ने ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक लिख रखा है। अरे भाई अराइल हैलाइड जो है, अराइल हैलाइड जो है वो इजीली NSR नहीं देते, और इसीलिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में प्राइमरी एलिफेटिक अमीन तो बनते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन नहीं बनते। तो ये छोटी सी मिस्टेक है जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करा सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो पहला उसने असर्शन लिखा है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते, असर्शन सही है।
फिर रीजन में लिख दिया एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक लिख देता एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड, तो रीजन सही हो जाता और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। बट यहाँ पे इसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख के क्या कर दिया, छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया, जिसके कारण रीजन रॉन्ग हो गया। तो रीजन रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट है, आंसर 3 आ जाएगा और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर हाईली अनस्टेबल। ये बात सही है। जो देखो, अगर RNH2 की रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ये RN2 प्लस क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल है। ठीक, ये हाईली अनस्टेबल है। वहीं अगर हम अराइल अमाइन जैसे एनिलीन की अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो अराइल अमाइन ये क्या होता है, स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल एट लो टेम्परेचर, स्टेबल एट लो टेम्परेचर, स्टेबल एट लो टेम्परेचर ड्यू टू रेजोनेंस। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कर देंगे भाई। तो असर ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये हाईली अनस्टेबल होते, सही है। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल एट लो टेम्परेचर फॉर ए व्हाइल, बिल्कुल सही है, ड्यू टू रेजोनेंस ये थोड़े से स्टेबल होते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर लेस स्टेबल देन अल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट। अरे भाई, ये तो स्टेबल ही नहीं होते, वो कम से कम लो टेम्परेचर पे तो स्टेबल है। ये रॉन्ग हो गया। ये इसने देखा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज नेम्ड एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो भाई, ये एनसीईआरटी में है और ये मैच द कॉलम आपके नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूं। और ये देखो, आपसे केयर टेस्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपसे रिवीजन टेस्ट में भी इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, मेजर टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे नीट में भी आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन एग्जामिनर नीट 2025 में ही पूछे। क्या है मैच द कॉलम, नोवोकैन। नोवोकैन अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, ये क्या है, नोवोकैन इज एज एन एनेस्थेटिक, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, तो इसका तो सेकंड से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट बेनाड्रिल, बेनाड्रिल क्या होता है, ये एंटीहिस्टामिन है। और क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट्स किस में यूज किए जाते हैं, ये आपके यूज किए जाते हैं एज सर्फेक्टेंट। और डायजेनियम सोल्ट्स क्या है, ये यूज किए जाते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या मैच करेगा, ए मैच कर गया आपका किसके साथ, सेकंड के साथ। बेनाड्रिल मैच कर गया आपका फोर्थ के साथ, और क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट्स फर्स्ट के साथ, और ये मैच कर गया थर्ड के साथ। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, आंसर 2, आंसर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। कर देंगे भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। मैंने दूसरी बार आज के टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन करा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर। सोल्युबिलिटी के ऑर्डर में लगाना है। देखो, ये आपका प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन हमेशा ज्यादा सोल्यूबल होंगे, सेकेंडरी अमीन कम सोल्यूबल होते हैं। और ये आपका क्या है, ये एनिलीन है। ठीक, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन हो गया, सबसे ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा आपका C2H5NH2। और इससे कम सोल्यूबल कौन होगा, इससे कम सोल्यूबल हो जाएगा आपका सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्यों, क्योंकि जो आपका ये एनिलीन है, ये भले ही प्राइमरी अमीन तो जरूर है, बट इसकी सोल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है ड्यू टू लार्ज अराइल ग्रुप। लार्ज अराइल ग्रुप के कारण इसकी सोल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एल्काइल या अराइल ग्रुप जो होते हैं वो वाटर रिपेलिंग होते हैं। ठीक, तो अब ऑर्डर चेक कर लो, पहला तो नहीं आ सकता, ये तो कभी आगे आएगा ही नहीं, है ना, एनिलीन तो। और फिर प्राइमरी अमीन ये रहा, उससे कम ये सेकेंडरी, और अराइल अमीन पीछे चला गया ड्यू टू लार्ज अराइल ग्रुप। आंसर क्या आ गया, थर्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो, इसके ना सोल्युबिलिटी पे आज तक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको सोल्युबिलिटी पे भी पूछ लिया। ठीक, सबसे ज्यादा सोल्यूबल, जनरली अगर बात करें प्राइमरी अमीन जो होते हैं ज्यादा सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। उससे कम सेकेंडरी और टर्शरी सबसे कम स्टेबल होते हैं। और इस केस में एनिलीन पीछे क्यों गया प्राइमरी होते हुए, क्योंकि उसमें बड़ा
अराइल ग्रुप है जो कि वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी अमीन। तो इसमें क्या है, टर्सरी अमीन क्या होता है भाई, देखो अगर आपका ना NH2, ये NH2 है, अगर यहाँ पे ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, देन दिस इज प्राइमरी अमीन, है ना। और अगर नाइट्रोजन आपका 2 कार्बन से जुड़ा है ऐसे, देन इट इज सेकेंडरी अमीन। और अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा है, देन इट इज टर्सरी अमीन। ये होता है। अब देखो 1 बाय 1 इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला है मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन। तो इसमें क्या है, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल अमीन, और इसका ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल लगा दो, तो ये कैसा अमीन है भाई, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा, तो प्राइमरी अमीन हुआ ना। दूसरा ट्राई इथाइल अमीन। ट्राई इथाइल अमीन का मतलब ये होता है एक ही नाइट्रोजन से 3-3 इथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो इसमें देखो ये कैसा हो गया, 3 कार्बन अगर जुड़े हो तो ये हो जाएगा आपका टर्सरी अमीन। ठीक, आंसर तो सेकंड आ गया, बाकी भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्सरी ब्यूटाइल अमीन। टर्सरी ब्यूटाइल अमीन का मतलब ये है कि इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो टर्सरी है, ना कि अमीन टर्सरी है। तो ये क्या हो गया आपका, ये प्राइमरी अमीन हुआ। अरे अल्काइल ग्रुप ये टर्सरी है ना, ये टर्सरी कार्बन से जुड़ा, भले ही कार्बन कैसा ही है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है दैट मैटर्स। तो ये एक कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी अमीन हो गया। फोर्थ एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन में दिस इज एनिलीन, और एनिलीन में एक हाइड्रोजन हटा के वहां मिथाइल लगा दो, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी अमीन। तो उसने टर्सरी पूछा, टर्सरी कौन सा है, सेकंड वाला है। आंसर 2, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, ऐसे इजी क्वेश्चन में कई बार हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में आपको केयर टेस्ट सीरीज में ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछता रहता हूं, ताकि उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, और नीट 2025 में कोई क्वेश्चन आए तो आप बिना कोई मिस्टेक की उस क्वेश्चन को पेशेंस के साथ सोल्व कर पाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन रीजन। असर्शन है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन बोला दे आर कोवलेंट इन नेचर सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वो कोवलेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो आयोनिक होते हैं। तो ये जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, ये हो गया, मान लीजिए बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, कोई भी क्लोराइड लिख दो, सल्फेट लिख दो, जो भी आप ये हाइड्रोजन सल्फेट लिख दो। ठीक, ये जो भी है ये सारा क्या है, ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल है। क्यों, क्योंकि आयोनिक है, वाटर सोल्यूबल है, और ये नेचर में कैसा है, आयोनिक होता है। ठीक, ये सोल्ट बना, सोल्ट तो आपको पता ही आयोनिक होते हैं, और ये स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर, स्टेबल एट लो टेम्परेचर। लेकिन एक ध्यान रखना, ये जो आपका आता है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, जिसमें BF4- आपका एनायन होता है, ये इनसोल्यूबल इन वाटर है। क्या है ये, इनसोल्यूबल इन वाटर, ध्यान रखना, इनसोल्यूबल इन वाटर है। दूसरा स्टेबल अप टू रूम टेम्परेचर, स्टेबल अप टू रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल होता है, जबकि ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ठीक, तो असर्शन रीजन अच्छा असर्शन रीजन बन गया, असर्शन रॉन्ग है, रीजन क्या है, सॉरी असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 3, ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ये भी नीट 2025 में आ सकता है, नीट में आ सकता है, वैसे पहले आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन, बस आप लिख लो यार, इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चन फिर नीट में रिपीट होते नहीं, हम उसी पे लिखे ना जो नीट में आ सकता है। ठीक, चांसेस है लेकिन कम चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और एक बार मैं आपको एनसीईआरटी में भी लाइन पढ़ा देता हूँ, देख लो, पढ़ लो एक बार, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमेशा। देखो कहाँ लिखा है ये लाइन आपको लिखी मिलेगी, थोड़ा सा पीछे अगर आप चलेंगे, यहाँ पे आ जाए। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid at 273 to 278 Kelvin. Nitrous acid is produced in the reaction mixture by reaction of sodium nitrite and hydrochloric acid. The conversion of primary aromatic amine into diazonium salt is known as diazotization. ये आपको डाइज़ोनियम क्लोराइड इसने बना के दिखा रखा है, और इस रिएक्शन का नाम है डाइazotization। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें कहाँ लिखा हुआ इसने, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसोल्यूबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये तो वो नीचे वाली लाइन आ गई, और इससे ऊपर पढ़ना, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज readily soluble in water and is stable in cold but react with water when warm, it decompose easily in dry state। तो यहां से मैंने आपसे असर्शन रीजन पूछा है। ठीक, ये लाइन से कि जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ये सोल्यूबल है वाटर में, ठीक, और ये स्टेबल होता है कोल्ड में, ठीक, और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जब इसको वाटर के साथ गर्म किया जाता है, आपको पता है फिनोल बना लेगा, और ये क्या इजीली डिकम्पोज होता है ड्राई स्टेट में। और बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट क्या है, ये वाटर इनसोल्यूबल है और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपको रिवाइज करा रहा हूं थ्रू
केयर टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आएगा, अच्छा आंसर वगैरह लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 22 असर्शन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन गैसियस फेज इन अमोनिया, फिर उससे कम प्राइमरी अमीन, नहीं रॉन्ग कर दिया इसने। गैसियस फेज में अगर हम बात करें, गैसियस जो होता है सबसे ज्यादा होती है टर्सरी अमीन की, टर्सरी अमीन, और उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम होती है अमोनिया की, ये आपको पता होगा। लेकिन यही अगर हम बात करें एक्वस में, देखो एक्वस में अगर R आपका मिथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी अमीन की सबसे ज्यादा, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी और सबसे कम अमोनिया। वहीं अगर हम बात करें R इथाइल ग्रुप आ जाए तो इस केस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी और उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया। और ये है ना आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, इनका रीजन क्या होता है, फैक्टर कौन से होते हैं, फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं। इसमें 3 फैक्टर आते हैं, एक तो आता है आपका इंडक्टिव फैक्ट, दूसरा आता है आपका एक इंडक्टिव फैक्ट हो गया, एक स्टेरिक हिंड्रेंस आता है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, और तीसरा आता है सोल्यूबिलिटी। ठीक, सोल्यूबिलिटी बोल दो या इसको क्या बोल देंगे, इंडक्टिव फैक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक और सोल्यूबिलिटी बोलता है, पता नहीं क्या एनसीईआरटी में फैक्ट, तो ऐसे ही मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिख के देख के लिख देता हूं, ये यहां मिल जाएगा आपको, है ना। इनका ऑर्डर जो है सोल्यूबिलिटी इफेक्ट बोलता है, कौन सा इफेक्ट उसको लिखता है एग्जामिनर एनसीईआरटी में, देखो ड्यू टू, यहां मिल जाएंगे आपको सोल्वेशन इफेक्ट, सॉरी सोल्यूबिलिटी इफेक्ट में यूज कर रहा था उसके लिए वर्ड, सोल्वेशन इफेक्ट है। कई बार क्या होता है कि भाई दिमाग में नहीं आता, जैसे आपके भी कई बार फॉर्मूला याद नहीं आता ना, तो हमारे भी कई बार वर्ड याद नहीं आता ऐसे पढ़ाते पढ़ाते। और वैसे ही मैं तो अकेला इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कई बार छोटी मोटी मिस्टेक भी आपने देखी होगी, कहीं पे 2 की जगह 3 लिख दिया, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। आंसर आया 2 लगा दिया 3, जैसे आप OMR में करते हैं, हमसे भी हो जाती है। ठीक, बाकी ये याद करना आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कर दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा इसने क्या पूछा था, असर्शन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन गैसियस फेज, ये तो रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग है। इन गैसियस फेज द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये सही है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइमरी में एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें सेकेंडरी में 2, टर्सरी में 3, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं गैसियस फेज में सोल्यूबिलिटी, सॉरी बेसिक नेचर बढ़ता है। तो रीजन करेक्ट, असर्शन इनकरेक्ट, आंसर इज 4, आंसर इज 4, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कर देंगे भाई, कोई डाउट तो नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl प्रोपेनअमाइड इनटू 2-phenyl प्रोपेनअमाइन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला इसने, प्रोपेनअमाइड है, 2-phenyl प्रोपेनअमाइड। पहले तो आप अमाइड बनाओ, फिर सेकंड कार्बन पे इसके क्या लगाना है, फिनाइल लगाना। ठीक, ये फिनाइल ग्रुप हो गया और ये 3 कार्बन का अमाइड हो गया। तो इसका आपको बनाना है 2-phenyl प्रोपेनअमाइन, ये बनाना आपको इसका, यानी आपको कार्बन के नंबर उतने ही रखने हैं, बस अमाइड का प्राइमरी अमीन बनाना है। ये समझो CO का CH2 बनाना है। क्या ऐसा ओनली एक्सेस ऑफ H2 से कर सकते हैं? नहीं, एक्सेस ऑफ H2 से कुछ नहीं होगा, इसमें कैटालिस्ट वगैरह भी यूज करने पड़ते हैं, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। और Br2 एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर देंगे, ये इसको CO को ही गायब कर देगा। ठीक, तो ये क्या कर देगा, इस CO को गायब करके 1 लेस कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अमीन बना देगा, तो ये भी यूज नहीं कर सकता। आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, आयोडीन रेड फास्फोरस के साथ ये रिएक्शन तो हमने अमाइन में पढ़े ही नहीं है। LiAlH4 के साथ देखो क्या होगा, LiAlH4 आपको पता है अमाइड को सीधा प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देता है। अमाइड का अगर प्राइमरी अमीन बनाना हो क्या यूज करते हैं, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। आंसर 4 इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाना चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, in the nitration of benzene using a mixture of concentrated H2SO4 and HNO3 the species which nitrates the reaction is। देखो जब हम किसकी बेंजीन की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2+, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, NO2+, इसने थर्ड ऑप्शन में लिखा है, आंसर इज 3, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, और आपको याद होगी एक बात, इसमें HNO3 जब H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करता है ना, क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे ये एसिड का काम करता है और ये बेस का काम करता है। ये असल में ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको कि जो H2SO4 है
ये H2SO4 जो है ना, इसमें ये एसिड का काम करता है और HNO3 किसका काम करता है? बेस का काम करता है। कैसे? ये बेस, ये एसिड, इसका जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहाँ से H+ निकाल लाता है, तो ये बन जाता है HSO4- और फिर ये बन जाएगा, देखो ये इसके ऊपर वाटर के ऊपर ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ये NO2 ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से पानी निकल जाता है, पानी निकलने के बाद ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो ये दो चीजें याद रखने की है, H2SO4 इसमें एसिड होता है, HNO3 बेस का काम करता है और NO2+ इलेक्ट्रोफाइल होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene diazonium chloride? देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, अगर ये रिएक्शन कराएंगे आप किसके साथ? फिनोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक, ये क्या बनता है यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में? ये आपकी ऑरेंज डाई बनती है, ये एजो कंपाउंड बन गया है ना, ये ऑरेंज डाई बन गई। ठीक, और अगर यही रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कराएंगे तो इसमें येलो डाई बनती है, ठीक है ना, ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होती है तो इसमें येलो डाई बन जाती है, ठीक है ना, ठीक, येलो डाई बन जाएगी। और ये रिएक्शन अगर आप मिथॉक्सी बेंजीन के साथ कराएंगे, यानी एनिसोल इसने लिखा है, ये रिएक्शन भी हो जाएगी और इसमें भी डाई बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बेसिक मीडियम की होगी, लाइक क्या बोलते हैं इसको, इसकी तरह हो जाएगी, फिनोल की तरह, ये बन जाएगा, डाई बन गई। कलर इसका एनसीईआरटी में है नहीं, अब हमें मतलब भी नहीं है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में। अब देखो ये ESR रिएक्शन होती है, तीनों क्या है? ESR रिएक्शन है, ठीक है, आराम से हो जाएंगी। अब अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है ना, यहां पे किसके साथ कराएंगे? नाइट्रोबेंजीन के साथ कराएंगे। क्या नाइट्रोबेंजीन इजिली ESR रिएक्शन देगा? नहीं देगा। तो इसका -M ग्रुप होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ESR में इसका रेट काफी कम हो जाता है। तो जब भी आप डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ की रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहां पे ना +M ग्रुप होना चाहिए। जैसे ये क्या है? +M ग्रुप है, ये भी +M ग्रुप है, ये भी +M ग्रुप है। -M आ गया तो वो रिएक्टिविटी को काफी कम कर देता है और ये रिएक्शन नहीं हो पाती। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इसका 4 आ जाएगा। 4th ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, समझ आ, कपलिंग रिएक्शन ये नहीं करता है। ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, गुड फॉर नीट 2025 भी लिख सकते हैं। ठीक, लो, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025। ठीक, ये क्वेश्चन अगर नीट 2025 में आता है तो अच्छा क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसने पूछा है इनमें से कौन सा एजो कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा, किसके साथ? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। देखो जब भी हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन कराते हैं, फिनोल की है, एनिलीन की है या मिथॉक्सी बेंजीन की है, तो ये होती है ESR रिएक्शन। ठीक, ESR रिएक्शन होगी और यहाँ पे एजो कंपाउंड बनेगा, डाइज बनती है। ठीक, लेकिन देखो इसमें अगर बात करें, ये एनिलीन है, एनिलीन में +M ग्रुप है तो इजिली ESR देगा। फिनोल में भी +M ग्रुप है, OH, इजिली ESR देगा। एनिसोल के पास OH ग्रुप, OR ग्रुप है जो कि +M ग्रुप होता है, इजिली ESR देगा। लेकिन नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप क्या है? -M ग्रुप होता है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी काफी घट जाएगी और ये कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ESR जो आपकी कपलिंग रिएक्शन होती है वो ESR रिएक्शन होती है, इसी से आप समझ जाओगे। ठीक, और वैसे भी ओड वन आउट हो सकता है, एनिलीन, फिनोल और एनिसोल, ये तीनों लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, ये तीनों में +M लगा है बेंजीन के, जबकि नाइट्रोबेंजीन में -M लगा है, तो ओड वन आउट से भी हो सकता था। अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड। आंसर इज 1, सिंपल डेफिनेशन थी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द गिवन रिएक्शन कंफर्म्स। भाई ये क्या बोलता है?
जब आप ये ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ कराएंगे, ये बन गया साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बन रहा है तो ये किस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड या कीटोन हमें नहीं पता, लेकिन ये बता रहा है कि इसमें क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, आंसर इज फोर्थ। ये भी आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे ऑलरेडी नीट 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अलावा और क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। और लास्ट ईयर मैंने बोला था बच्चों को मेजर टेस्ट के दौरान कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से क्वेश्चन 101% आएगा, और नीट 2024 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, at what temperature the beta form of glucose is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। बीटा फॉर्म के लिए 371 केल्विन, आंसर 3। ठीक, याद करने वाला क्वेश्चन याद होगा तो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर देंगे, है ना। और अल्फा फॉर्म के लिए आपको याद करना पड़ेगा, इसमें आई थिंक 419 केल्विन आता है। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब आपको याद नहीं होना कोई चीज, उसी टाइम जिस टाइम आपको याद ना है, जैसे मुझे याद नहीं आया अभी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एनसीईआरटी ओपन करूंगा और एनसीईआरटी में जाऊंगा और उसको चेक करूंगा या गूगल कर दूंगा। तो इससे ना फिर चीजें आपको हमेशा याद रहती है। अगर आप हर चीज को रटने की कोशिश करेंगे वो याद नहीं रहेगी। तो बेटर है आप एक बार उसको ओपन करके देख लिया करो। जैसे ये आ गया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब इसमें हम पढ़ लेंगे कहाँ है टेम्परेचर के बारे में बात, कहाँ लिखी गई है, यहाँ लिखा हुआ उसने कहीं ना कहीं, ये लिख रखा देखो, ये थर्ड लाइन में पढ़ो, थर्ड पॉइंट पढ़ो। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। मैं बोल रहा था कि 419 केल्विन पे बनेगा नहीं, वो अल्फा ग्लूकोज का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, और बनता कैसे है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से कितने पे, 303 केल्विन पे। वाइल बीटा फॉर्म, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 423 केल्विन होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से क्वेश्चन आ चुका है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर का आता, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अगर आता है, टफ क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को बनाना है, वो इस पॉइंट से बना सकता है। इसमें आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखो, अल्फा फॉर्म बनेगी किसकी, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। और बीटा फॉर्म किससे बनती है, बीटा फॉर्म आपकी बनेगी किसे, हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। ठीक, अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419, बीटा का होता है 423 केल्विन। बस इतना ध्यान रखना है, और इसको लिखना चाहो तो साथ ही साथ लिख लिया करो। ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें रटने पड़ते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है भाई, रटने का पॉइंट है, बायो भी तो रटते हो। देखो अगर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे किसका, ग्लूकोज का, तो इसमें क्या होगा, 303 केल्विन पे ये अल्फा फॉर्म बनेगी ग्लूकोज की, है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन। और अगर हम हॉट एंड सैचुरेटेड, ये हॉट नहीं लिखा, उसने ओनली कंसंट्रेटेड लिखा वहां पे, हॉट एंड सैचुरेटेड यहां लिखा है, हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कितने पे, 371 केल्विन पे, ये क्या बन जाता है, बीटा फॉर्म बन जाती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 423 केल्विन। बस एक बार ये लिख लिया, पढ़ लिया, अब याद रहेगा हमेशा, है ना। ये नहीं कि बार बार हटो, एक दो बार और पढ़ देना, बस इसको कर देंगे भाई, जिसको लिखना लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ। देखो एक तो होता है अमाइलोज, अमाइलोज में क्या होता है भाई, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों में ही अल्फा डी ग्लूकोज होता है। देखो ये अमाइलोज है और ये अमाइलोपेक्टिन है, ये अमाइलोपेक्टिन है। ठीक, अमाइलोज क्या करता है भाई, अमाइलोज का काम होता है, ये 15 से 20% होता है इन स्टार्च, और जो 80 to 85% होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च। ठीक, इन स्टार्च लिख दो या तो इसको, है ना। अब खास बात बताऊं, अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है और ये वाटर इनसोल्यूबल है। मैं कैसे याद करता हूं, अमाइलोपेक्टिन, पैक्ट इन, अमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। आप ये कैसे याद करते हो सर, ये 80 से 85% है, देखो इसका नाम बड़ा है तो इसका क्या है, कंटेंट भी स्टार्च में ज्यादा है।
इसका नाम थोड़ा छोटा है, इसका कंटेंट भी कम है, ठीक। और ये दोनों बने होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। इसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, है ना। अल्फा लिंक्स यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एट अल्फा लिंक एट C1 एंड C4 कार्बन, ठीक। ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ये क्या है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ठीक। और उसमें क्या होता है, स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी होती है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा लिंक एट C1 C4, है ना, ये स्ट्रेट चेन, है ना, एंड एट कितना C1 C6, ये ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच चेन होता है, ब्रांचिंग होता है ना, ब्रांचिंग लिख लो इसको, है ना। एनसीईआरटी में आप स्ट्रक्चर देख लेना, कर लेंगे, बस ये याद रखने वाले पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो माइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 लिंकेज एंड C1 C6 लिंकेज होता है, इसमें आंसर इज 4, ठीक। तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी। आप चाहो तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में हमारा ये आएगा आगे स्टार्च जहां पे दिया है, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा अपने को, ये रहा अमाइलोज के बारे में। देखो starch is a polymer of alpha glucose and consists of two component amylose and amylopectin. Amylose is water soluble, इसका which constitute about 50 to 20% of starch. Chemically amylose is a long branch chain with 200 से 1000 alpha D glucose unit होती है, जिसमें C1 C4 glycosidic linkage है। Amylopectin is insoluble in water, constitute about 80 to 85% of starch. It is a branch chain polymer of alpha D glucose unit in which chain is formed by C1 C4 glycosidic linkage while branching takes place at C1 C6 glycosidic linkage. ये देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते जा रहे हैं, ठीक, C1 C4 पे, और ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है और ब्रांचिंग हो रही है C1 C6 पे, अमाइलोपेक्टिन हो गया। कर लेंगे ऐसे, ये हो जाएगा भाई आपका। नेक्स्ट इसका आंसर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था ना, पूरा रिवाइज करा दिया। कुछ भी आपको इसमें से लिखना तो लिख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है सब। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइपेप्टाइड एलानिन ग्लाइसिन एंड एलानिन। देखो ग्लाइसिन तो क्या होता है, ग्लाइसिन आपको ना स्ट्रक्चर आना चाहिए। ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन तो सबसे छोटा अमीनो एसिड है हमारा, CH2 COOH और NH2, ठीक। और एलानिन क्या है, एलानिन में जिसमें ना यहाँ पे इसके मिथाइल ग्रुप लगा है और ये NH2 और ये COOH, ठीक। ये हमारा एलानिन होता है। तो अब लेफ्ट में एलानिन, राइट में एलानिन, बीच में ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या करेगा, यहाँ पे ये ग्लाइसिन का हम क्या करेंगे, एक उसके साथ, जैसे ये तो ऐसे आएगा, इस तरफ CO और ये OH आ गया और इधर इसका NH2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से CH3 और ये COOH है ना, और इधर इसका ये NH2 ग्रुप है और ये जुड़ जाएगा इसका किसके साथ, ये जोड़ना है आपको इसके एलानिन के एसिडिक ग्रुप के साथ, ये ऐसे आ जाएगा CH और CH3 ये NH2। अब जोड़ो, देखो यहां से पानी निकाल देना, सॉरी यहां से एक H प्लस ये OH पानी निकल जाएगा। कैसे, ये ऐसे दिखाओगे आप, ये जुड़ गया और यहां से भी पानी निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, इसको हटा दो और ये NH जुड़ जाएगा, बस ये ऐसे, ये बनेगा, ठीक। एलानिन ग्लाइसिन एलानिन, देखो कौन सा बन रहा है, चेक करो इसमें NH2 के बाद ये तो एलानिन कर दिया इसने साइड में, नहीं ये इन दोनों में ठीक है, ये NH2 CH CH3 CO NH, फिर ये एलानिन कर दिया वापस अगेन, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये देखो ये NH2, ये वाला पार्ट एलानिन का है, ये ग्लाइसिन का है और फिर ये एलानिन का। आंसर इज 4 और ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो सकता है। कर देंगे या नहीं कर देंगे भाई, ठीक, समझ आ गया। ये 30th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल वाटर।
देखो वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल आपके हैं विटामिन बी एंड सी, ठीक, और वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल बोल दो या फैट सोल्यूबल विटामिन बोल दो, ये कौन सा हो जाएगा, ए डी ई एंड के, दीज आर फैट सोल्यूबल। इसीलिए जब आप विटामिन डी की टेबलेट कभी लाते हैं ना डॉक्टर से या केमिस्ट से, वो आपको क्या बोलते हैं कि भाई इसको दूध के साथ लेना। वैसे आजकल D3 मस जैसी टेबलेट भी आती है जो च्यूएबल होती है, ठीक। तो देखो बी और सी तो सारे वाटर सोल्यूबल है, विटामिन ए फैट सोल्यूबल है। आंसर 1 आ गया। ये भी इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आराम से कोई भी कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तो यार मेरे से ज्यादा आपको पता है। इन फोरेंसिक लेबोरेटरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, बिल्कुल सही है। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये भी सही है। इसी से पता किया जाता है ना कौन से रेशियल ग्रुप से आते हैं, ठीक। टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसके माता पिता कौन है वो पता करने के लिए, तो तीनों सही है, आंसर 4। और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, आराम से आप सब कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन रीजन। DNA is responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, DNA molecule is capable of self duplication during cell division and identical DNA strands are transferred to daughter cells, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ऊपर वाले को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, हियर रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर 1। और ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरी भी बेइज्जती होगी, क्योंकि मैं आपको बायो के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे आप जानते हैं डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए सेल्फ डुप्लीकेशन करता है, सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है, जो आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स बना लेता है, जो डॉटर सेल को ट्रांसफर की जाती है, जिसके कारण जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो आगे के आगे बच्चों में जाते हैं, ठीक। तो ऐसे क्या करते हैं भाई, वो जो डिफरेंट स्पीसीज है, क्या डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर, जो पुरानी आइडेंटिटी है आज तक भी कैसे मेंटेन की जाती है, डीएनए के द्वारा, ठीक, ड्यू टू सेल्फ डुप्लीकेशन, है ना। और क्या करता है, डॉटर सेल वो आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड बना के डॉटर सेल को ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन यार ये फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ही नहीं। Match the column, match the type of hormone given in column 1 with their example given in column 2। ये आपने पढ़ा होगा सबने। स्टेरॉइड हार्मोन इनमें से कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, ये तो सेक्स हार्मोन है, और नोरएपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन ये आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव होगा, और पॉलीपेप्टाइड ये एंडोर्फिन होना चाहिए। मैच करके देखता हूं मैं, सेक्स हार्मोन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, डी का क्या आ गया 1, एक ही ऑप्शन में है, मेरा काम हो गया। तो स्टीरॉइड कौन सा है, एंड्रोजन, और पॉलीपेप्टाइड कौन सा है, पॉलीपेप्टाइड, ये आंसर आएगा ना, एक ये एंडोर्फिन हो गया पॉलीपेप्टाइड, ठीक, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव ये प्रोजेस्टेरोन हो गया, मेरा तो नहीं सॉरी प्रोजेस्टेरोन सॉरी नोरएपिनेफ्रिन हो गया, मेरा तो बिल्कुल सही है। वैसे मैंने नीचे से स्टार्ट किया था, उससे भी सही आ गया था ना। स्टेरॉइड क्या है, एंड्रोजन, स्टेरॉइड का एग्जाम्पल क्या है, एंड्रोजन, और पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल हो गया आपका एंडोर्फिन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव नोरएपिनेफ्रिन, और सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। आंसर इज 1, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन, ठीक, कर देंगे भाई आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लिवर ऑफ एनिमल्स, इनमें से कौन सा पॉलीमर एनिमल्स के लिवर में स्टोर होता है, अमाइलोज नहीं, अमाइलोपेक्टिन, ये तो क्या है स्टार्च में है, ये सेलुलोज भी नहीं स्टोर होता, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर ऑफ एनिमल्स, और ग्लाइकोजन को ही एंजाइम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, किसमें, ग्लूकोज में, जिससे हमारी बॉडी को फिर एनर्जी मिलती है। आंसर इज 4, आंसर इज 4, ये भी फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये लिख दिया RnH2 plus H2O converting into RnH3 plus OH minus, select the correct expression for the above reaction। इसमें क्या है भाई, हम K अगर इसके लिए लिखना चाहें, K क्या लिखेंगे, RnH3 प्लस बना, ये कैटायन बना, इनटू में OH माइनस, डिवाइड बाई RnH2, और यहाँ पे पता क्या करोगे, ये वाटर जो है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट को किस में ले जाओ, उधर ले जाओ लेफ्ट में, लेफ्ट में सारे कांस्टेंट रखे जाते हैं, यही हम केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखते हैं, ठीक, ये आ जाएगा।
ये देखो ये आ जाएगा RnH2 और बस ये सही है, K सही है। और इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड Kb, दिस इज कॉल्ड Kb, बिल्कुल सही है। और Pkb क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग Kb, ये भी सही है, आगे वाले दोनों भी, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज 4। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी में, ये आ सकता है एग्जाम में, है ना, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में तो एग्जाम में भी आ सकता है ना। एनसीईआरटी में इतना लिख लो बस, वैसे आसान ही चीज है, कोई भी कर लेगा, ठीक। अब हर बात पे लिखूं नीट 2025 में आ सकता है यार, आसान आसान थोड़ा लिखूंगा, जो गलती कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही तो लिखूंगा, ये इजी चीजें कोई भी कर लेगा। नेक्स्ट देखो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू, क्योंकि एनिलीन क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है, ये AlCl3 के साथ क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा, ऐसे NH3 प्लस और AlCl3 माइनस, ठीक, क्या हो जाएगा, सोल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3, आंसर इज 2। समझे या नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एनिलीन से आपको पैरानाइट्रो एनिलीन बनाना है। इसका मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, ये एनसीईआरटी में भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिएक्शन कराई जाती है इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, क्या बन जाएगा, एसिड एनालाइड बन जाता है। ये एसिड एनालाइड का प्रिपरेशन हमारा उसमें भी है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ये एसिड एनालाइड याद रखना है ना, एसिड एनालाइड। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सर डायरेक्ट क्यों नहीं कराई? डायरेक्ट करवाते तो यहाँ पे एक तो ना ये NH3 प्लस बन जाएगा, ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ, ठीक। तो ये आपका फिर ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों, ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों बनते हैं डायरेक्ट अगर नाइट्रेशन कराते हैं तो। ऑर्थो की सबसे कम अमाउंट होती है 2%, फिर 47% मेटा होता है, 51% पैरा होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पैरा नाइट्रोटोल एनिलीन बनाना तो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं। तो अब देखो, अब ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये बहुत अच्छा बेस नहीं, क्योंकि इधर भी बीजी है और इधर भी बीजी है, लेकिन ये प्लस M जरूर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो के बजाय पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। ये मैंने आपको रैंक बूस्टर कोर्स में, रैंकर बैच में बहुत अच्छे से सिखाया है। फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक या बेसिक मीडियम में, H प्लस और OH माइनस, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, HOH, ये NH2 आ गया और ये हो गया नाइट्रो, ठीक। ये एनसीईआरटी में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नीट में आ सकती है, ठीक। जब भी मैंने आपको चाहे रैंकर बैच में पढ़ाया है, ड्रीम बैच में पढ़ाया है, रैंक बूस्टर कोर्स में, कृष्णा बैच में, हमेशा मैंने बोला ये एनसीईआरटी की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीट एग्जाम में आ सकती है। तो फिर मैं अगेन केयर टेस्ट में आपको बोल रहा हूं कि नीट 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। क्या है, आपसे पूछा गया एनिलीन से पैरानाइट्रो एनिलीन कैसे बनाए। सबसे पहले एनिलीन से डायरेक्ट आपको नाइट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन में एनिलीन क्या करेगा, HNO3 H2SO4 के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे, एनिलीन की पहले रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो ये बन जाएगा एसिड एनालाइड। अब एसिड एनालाइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो ये आराम से HNO3 H2SO4 के साथ लो टेम्परेचर पे 283 केल्विन या 285 केल्विन, 283 से 293 केल्विन पे रिएक्शन करवाते हैं, तो पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। ऑर्थो पे भी आ सकता है, लेकिन ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इसलिए पैरा यहाँ पे मेजर बनता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आंसर इज 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2025 में आ सकता है, फर्स्ट नहीं तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में सबका रटा हुआ होना चाहिए, जल्दी से इसको लिख भी लो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया भाई नोट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। अब इसमें क्या है, ये पैरा, ये टोलिडिन है, इसकी NNO2HCl के साथ रिएक्शन कराई, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वही आपका बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन है। NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता ना वैसा बन जाएगा, और पैरा पोजीशन पे आपका मिथाइल भी लगा है। फिर इसकी रिएक्शन CuCN KCN के साथ, ये कौन सी रिएक्शन होगी, सेंड में रिएक्शन जो शुरू में ही हमने की थी, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजो
नाइट्राइल प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि E क्या है, व्हाट इज E? E इज अच्छा, पैरा पोजिशन पे CH3 जरूर लगा देना भाई, ये गायब मत कर देना मेरी तरह जल्दीबाजी में, ठीक। तो आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ amine having molecular formula C4H11N. It has only one tertiary amine. अच्छा, देखना पड़ेगा कितने कितने बन सकते हैं। एक तो देखो सीधा बना दो सिंपल प्राइमरी अमीन, ये हो गया 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन। फिर एक काम करो, ये तो हुआ ब्यूटेन 1 अमीन, एक ये भी बन सकता है ब्यूटेन 2 अमीन, ठीक। और अब एक काम करो, चेन छोटी करो। चेन छोटी करने के बाद आपके पास ये चेन है, एक तो यहां पे लगा सकते हैं प्राइमरी कार्बन पे, और एक टर्सरी कार्बन में भी तो NH2 लगा सकते हैं, ऐसे ये बन जाएगा, ठीक। तो प्राइमरी कितने बन गए? 4 बन गए। ये तो बन गए हमारे 4 प्राइमरी अमीन, 4 हो गए हमारे प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट अब आओ सेकेंडरी पे। सेकेंडरी में हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये कर सकते हैं भाई, एक साइड N प्रोपाइल और मिथाइल अमीन, एक इसको N प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल भी तो कर सकते हैं, ये 2 हो गए। और एक केस आप ये कर सकते हो, दोनों साइड इथाइल लगा दो, ये हो गए आपके 3 सेकेंडरी अमीन, ठीक। नेक्स्ट और टर्सरी बना सकते हैं, टर्सरी ऐसे आ जाएगा, ये हो गया आपका टर्सरी। टर्सरी तो खैर एक ही बनेगा, ये टर्सरी अमीन। टोटल कितने हुए? टोटल हो गए 8, जिनमें से 4 हैं आपके प्राइमरी और 3 हैं सेकेंडरी और एक है टर्सरी। इट हैज ओनली 1 टर्सरी अमीन, सही है। इट हैज 4 प्राइमरी अमीन, सही है। इट हैज 3 सेकेंडरी अमीन, ये सही है। इट शोज ओनली 3 प्राइमरी अमीन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर 4 आ गया। इनकरेक्ट ही आपसे पूछा था, तो ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक। ये होगा 40th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द रिएक्शन, ये CuHCl के साथ रिएक्शन करा रखी है और ये पूछा कि कौन सी रिएक्शन है। भाई जब आप ये वाली रिएक्शन कराते हैं CuHCl के साथ या CuHBr के साथ, आपको याद होगी कौन सी रिएक्शन होती है? दिस इज गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? गाटरमान रिएक्शन है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। आंसर इज 2, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक। ये वाली जो रिएक्शन होती है ना अराइल डायजोनियम क्लोराइड की, ये X के साथ CuHCl के साथ करा दो, या तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन और साथ में बनता है N2 गैस प्लस साथ में बनता है CuCl, और या आप यहाँ पे CuHBr के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 और CuCl मत लिखो, अगर यहाँ X लिखा है, अच्छा एक काम करो Cl ही लिख लो ताकि आपको ये भी पता चल जाए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CuCl ही बनेगा। यहाँ पे जो है वही Cu के साथ आएगा। दिस इज गाटरमान रिएक्शन, NCERT की रिएक्शन है, ठीक। आंसर 2 आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। कपलिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ESR होती है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आंसर इज 3rd, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल से ही बताया था, ठीक कर देंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स। भाई इसमें क्या है, कोई नाइट्रो कंपाउंड है, अच्छा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ये सब जानते हो यार आप। अब ये तीसरी बार आ गया आज ये क्वेश्चन। Fe प्लस HCl क्या करता है भाई? एनिलीन बना देगा। क्या बना देगा? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बना देगा, ठीक, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। आंसर इज 3rd, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव एज द मेजर प्रोडक्ट। ये बोल रहा है कि कौन सी कंडीशंस में। पहला देखो, पहले में इसने क्या कराया, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, किसकी? एनिलीन की। चलो भाई करनी पड़ेगी एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ये
इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपको पता है एसिड एनालाइड बनेगा। ठीक, एसिड एनालाइड बना, फिर बोल रहा फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, ये HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हो गया ना पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव। तो पहला तो बिल्कुल सही दे रखा है इसने। नेक्स्ट चेक करो, एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय, फिर वही जो थोड़ी देर पहले आपने रिएक्शन लिखी थी, एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो ये आगे एज इट इज सारी रिएक्शन यही रिपीट हो जाएगी। इसको कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते यहां तो, ये एज इट इज एसिड एनालाइड के बाद। नेक्स्ट, dilute HCl followed by reaction with concentrated H2SO4 and concentrated HNO3। देखो थर्ड इसने क्या दिया, एनिलीन, और इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ। ठीक, यही दिया ना HCl के साथ, dilute HCl, ये बन गया NH3+। अब रिएक्शन कराई इसने H2SO4 और HNO3 के साथ, ये क्या होगा अब बताओ। अब इसमें भाई ये तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया ना, तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया तो इसमें तो ऑलरेडी मेटा पे जाएगा, क्या होगा NH3+। देखो इसमें ना आपके ऑर्थो भी बनता है और मेटा भी बनता है, वैसे तो मेटा भी बनता है, ये मेटा भी बनता है और पैरा भी बनता है। इसमें ऑर्थो सबसे कम अमाउंट में बनता है और मेटा और पैरा दोनों अच्छी अमाउंट में बनते हैं। तो पैरा को आप मेजर नहीं बोलोगे क्योंकि 2% ये है, ये 47%, ये 51%, तो पैरा और मेटा दोनों अच्छी अमाउंट में बन रहे, तो आप यहाँ पे पैरा को मेजर नहीं बोल सकते क्योंकि मेजर का मतलब तो होता है 80% भी आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा 20%, या कम से कम ऐसे तो 70-30 तो 60-40 तो, ये तो बिल्कुल पास पास है, 47 और 51% में कोई डिफरेंस है नहीं, तो इसको मेजर नहीं बोलेंगे। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 में भी यही बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ, इसमें ये बनेगा ऑर्थो नाइट्रो, वही बात हो जाएगी फिर से, ये NO2 ऑर्थो पे 2%, मेटा 47%, पैरा 51%। तो मेजर किसमें बना, एक तो इसमें बना पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव, एक पहले और दूसरे में बन रहा है, तो आंसर 1 और 2 आ जाएगा। ठीक, आंसर ये आ गया क्योंकि उसने पूछा था पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ये यार सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का कर दो क्योंकि सारी रिएक्शन आपको लिख के देखनी पड़ेगी, है ना, पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। कर देंगे ऐसे, कुछ लिखना हो लिख लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। इसमें देखो, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 में रिएक्टेंट दे रखा है, दियर प्रोडक्ट दे रखे हैं कॉलम 2 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहले में देखो ये दे दिया उसने इथाइल अमाइन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ, है ना, ये इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा भाई C2H5NH COCH3। ठीक, ये बन जाएगा, इसको एसिड एनालाइड तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक, इसको तो हम क्या बोलेंगे, एन इथाइल एसिड इथेनामाइड, तो एन इथाइल इथेनामाइड है ये वाला। तो दूसरा दे रखा इसने C2H5NH C2H5 फिर CH3 COCl के साथ रिएक्शन दे दी, तो इसमें ये H और ये Cl निकल जाएगा फिर से, तो ये C2H5N C2H5N, इसके N के लगा है COCH3, दिस इज N डाइथाइल, इथेनामाइड। ठीक, नेक्स्ट, अब एनिलीन की रिएक्शन दे रखी इसने किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, या पीछे ही पढ़ते आ रहे हो, एसिड एनालाइड बनेगा। अब मैच द कॉलम कर लो यार जल्दी से, है ना, आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें वो एसिड एनालाइड तो C में बना है और एन डाइथाइल इथेनामाइड 2 में बना है और एन इथाइल इथेनामाइड 3 में बना, 3 2 1 कहाँ आ रहा है, 3 2 1, आंसर 4,
आंसर 4। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है आपका, है ना। रिएक्शन जरूर लिखनी पड़ी, लेकिन आसान रिएक्शन है, टफ रिएक्शन नहीं है, ठीक। कुछ बच्चे ना घबरा जाते हैं, ये प्रोडक्ट के नेम लिखे वैसे ही घबरा जाएंगे। अरे एक बार बना के तो देखो, अपने आप नाम आ जाएंगे, अपने आप आपके मुंह से अपने आप नाम निकलेंगे, बना के देखोगे तो, पेन कॉपी उठाओगे तब। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विद डाइल्यूट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड गिव। भाई आपको पता है C12H22O11 का अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनेगा। ये है आपका डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज होता है ये, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और ये बनता है आपका डी माइनस फ्रक्टोज, ये भी लिवो रोटेटरी है। ये 1:1 के रेशियो में बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 1:2 तो कहीं नहीं, 1:1 डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये गलती कर दी, ये डी प्लस ग्लूकोज, ये डी माइनस फ्रक्टोज, 1:1। आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल देंगे, ठीक है ना भाई, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इज सीरीन, एस्पार्जिन, लाइसिन, हिस्टेडिन। इसका आंसर आएगा हिस्टेडिन। हिस्टेडिन इज मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, ये ध्यान रखना। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड कौन सा हो गया आपका, हिस्टेडिन हो गया। ये याद करना है, याद करो। तो ये कौन सा क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आंसर इसका 4 आ गया। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसको आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। इसको भले ही आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48। When the polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Name the type of protein which satisfy the above information. अरे fiber-like structure बन रहे हैं तो fibrous protein होगा कि नहीं होगा। fibrous protein जैसे हमारे बालों में होता है, एग्जाम्पल केराटिन, जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है। फाइब्रस प्रोटीन की डेफिनेशन लिख के आंसर 1 हो जाएगा। ऐसा 48 हो गया। इनमें ऐसे बनते फाइब्रस प्रोटीन में, ऐसे लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स। और ग्लोबुलर प्रोटीन में गुच्छा बनता है बालों, जैसे बालों का गुच्छा होता है ना, लेडीज बनाती है वो, ऐसे बाल अपने जो झड़ जाते हैं ना, कंघी करके उसको निकाल कर फिर ऐसे गुच्छा बना के फेंकती है, वो ग्लोबुल बनता है ऐसा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में ऐसे होता है, गुच्छेदार उलझा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, मस्कुलर वीकनेस आती है। मसल्स अगर वीक होने लग जाए, इसका मतलब आपने विटामिन ई की कमी है। किसकी कमी है, विटामिन ई की। अब बेरी किससे होता है, रिकेटस किससे होता है, और स्कर्वी रोग किससे होता है। ये काम आपका है, आपको करना है, और बहुत आसान है, मैं नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी से चेक करना, ठीक। कराऊं चेक एनसीईआरटी से। देखो ऐसा इसका फायदा होता है, ऐसे एनसीईआरटी कभी भी कोई चीज रटनी नहीं चाहिए। अगर आपको ना या भूल जाओ तो देख लो। अब सबको याद होगा स्कर्वी रोग किससे होता है, स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन सी की कमी से, और बेरी विटामिन बी की कमी से। विटामिन कौन सा बी, अब बात ये कि विटामिन B1 की कमी से होता है। जैसे विटामिन B1 की कमी से बेरी जिसमें भूख नहीं लगती है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ग्रोथ रुक जाती है। और कौन सा था आपका एक स्कर्वी रोग होगा विटामिन सी की कमी से, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बच्चों की, ठीक। याद कर लोगे, एक बार ये टेबल देख लेना, है ना, देख लेना बस एक बार, मैं नहीं कहूंगा रटनी है। नेक्स्ट, Which of the following statement are incorrect about amino acids? They are colorless crystalline solid. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अमीनो एसिड जो होते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। They behave like salt rather than simple amines और कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो इनमें क्या होता है, ये आपका अमीनो ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, और एसिडिक ग्रुप भी है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ज्वीटर आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ज्वीटर आयन बन जाता है, जिसके कारण ये सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इसमें कैटायन आयन बन गया ना, ठीक। और दे आर हाई मेल्टिंग सॉलिड, नो लो मेल्टिंग सॉलिड। ये मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करा सकता है, ध्यान रखना। दे आर नॉट लो मेल्टिंग सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आंसर 4 आ गया, ये इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हर बच्चा आराम से इसको कर सकता है। बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक। तो अमीनो एसिड्स क्या है, दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज सोल्यूबल इन वाटर। दे बिहेव लाइक सॉल्ट बिकॉज दे हैव
because they have acidic as well as basic group which will get neutralized to give salt. तो ये ज्वीट्रा आयन बनता है इसलिए वो सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं and they are high melting solids. ये ध्यान रखना आपको, ठीक, एनसीईआरटी में भी लिखा है, कर देंगे ना। तो ये हो गया भाई आपके अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा और मैं ये भी श्योर हूं कि आपको केयर टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन देखने से काफी हेल्प मिल रही होगी। आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर पा रहे हैं। बस जो बातें आप सीखते हैं उनको लिख के रिवाइज जरूर किया करें। जो चीजें आपको याद है वो लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी मिस्टेक या इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप लिखें वो सिर्फ वही लिखें जो आप भूल सकते हैं, या मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल दूं कि 100% आएगा, ऐसे ही पॉइंट आपको लिखने हैं और वही रिवाइज करने हैं। और लिखते टाइम भी शॉर्ट में लिखना है, ये नहीं कि पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, कोई आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा। जो पॉइंट आप भूल सकते हैं सिर्फ वो लिखे, क्योंकि आपको ही पढ़ना है और कोई आपकी कॉपी नहीं पढ़ने वाला। ठीक, कर देंगे भाई। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है इन टेस्ट सॉल्यूशन के थ्रू पूरी ऑर्गेनिक आपकी अच्छे से रिवाइज हो गई होगी। जो भी आपका डाउट है दोबारा से वीडियो सॉल्यूशन देख के कर लेना, या आपके कृष्णा बैच के लेक्चर से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। रैंक बूस्टर कोर्स या आपका जो ड्रीम बैच है वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बीवाइज ऐप पे ऐसे ही फॉलो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।